Hello friends, so this is a short video on the topic statistics. This is especially meant for class 11 students of humanities stream from CBSE board, as statistics as a paper in the subject economics. In the first chapter we have to understand some basic concepts of economics that will help us to understand economics in a better way in the later stages. So ये जो चैप्टर में हम उसी कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे. तो क्या क्या बेसिक कंसेप्ट्स है इन दिस पार्ट 1 वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स क्या है, अर्थशास्त्र हम किसको कहते हैं, व्हाट इज एन इकोनॉमी, इकोनॉमी मतलब अर्थनीति किसको कहते हैं, एंड लास्टली विल बी डिस्कसिंग मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, तो इन तीन चीज़ों को हम यहाँ पे फोकस करेंगे. एंड एज आई टोल्ड यू दीज विल बी आवर स्टेपिंग स्टोन्स टू आवर फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द सब्जेक्ट इन इकोनॉमिक्स विथ डिटेल स्टडीज. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. तो पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है. तो देयर वॉज अ वेरी फेमस इकोनॉमिस्ट कॉल्ड लियोनेल रॉबिन्स. लियोनेल रॉबिन्स, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशन दिए हैं इकोनॉमिक्स का, बट ये जो लियोनेल रॉबिन्स जो डेफिनेशन दिए थे, हिज डेफिनेशन इज काउंटेड एज वन ऑफ द मोस्ट साइंटिफिक एंड मोस्ट रेलिवेंट मोस्ट लॉजिकल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स. तो ये डेफिनेशन को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. रॉबिन्स ही वॉज अन British economist, and he said that economics is a science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses. I repeat, economics is a science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses. I would like to give you a very short example so that you comprehend the meaning clearly. तो रॉबिन्स का कहना का अर्थ ये था कि कुछ भी हमारे पास रिसोर्सेस हैं. लेट मी से दिस आर द रिसोर्सेस. ये हो गया रिसोर्स, आर आई एम राइटिंग फॉर रिसोर्स. एंड हमारा कुछ नीड्स है, वांट्स है. वांट्स मतलब हम जो चीज़ें हम लाइफ में यूज करते हैं, जैसे घर हो गया, खाना हो गया, कपड़ा हो गया, इस तरह का चीज़ को हम वांट्स कहते हैं, विच आर यूजफुल फॉर अस, विच फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट. एंड ये चीज़ों को वांट्स का जो चीज़ हम हमारे लाइफ में यूज़ करते हैं, उसको बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, रिसोर्स चाहिए. ठीक है, रिसोर्स क्या क्या है, लैंड, वाटर, मिनरल्स, सॉयल, फॉरेस्ट, ये सब रिसोर्सेस हैं. तो रॉबिन्स का डेफिनेशन में उन्होंने ये कहा था कि रिसोर्स जो है हमारे पास लिमिटेड है, वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेस, बट हमारा वांट्स जो है दे आर अनलिमिटेड. दे आर राइजिंग डे बाय डे विद द राइज ऑफ पॉपुलेशन, आवर वांट्स आर ऑल्सो राइजिंग, इजंट इट. बट आवर रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रेदर दे आर डिक्रीजिंग डे बाय डे. हम जैसे ही ज़्यादा जैसे पेट्रोल का यूज़ हम कर रहे हैं, कोल का यूज़ कर रहे हैं, लैंड का यूज़ कर रहे हैं, तो दिन ब दिन हमारा जो रिसोर्स है वो कम होता ही जा रहा है, बट वांट्स बढ़ता ही जा रहा है. तो हाउ टू स्ट्राइक ए बैलेंस, इन दोनों में हम बैलेंस कैसे करें. हमारा नीड फुलफिल होना चाहिए और वो भी लिमिटेड रिसोर्सेज से. तो ये जो बैलेंस हम बनाने की कोशिश करते हैं, कौन करता है ये, इट इज़ डन बाय ह्यूमन बींग्स. वी द पीपल, वी ट्राई टू मेक ए बैलेंस, वी ट्राई टू अचीव आवर वांट्स, वी टू अचीव दिस, वी वांट टू फुलफिल आवर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स बाय यूजिंग द रिसोर्सेस. तो ये जो बिहेवियर है ह्यूमन बींग का, ह्यूमन बींग ऑलवेज ट्राइज टू फुलफिल हिज मैक्सिमम नीड्स बाय यूजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज. दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स. ठीक है, एंड रॉबिन्स ये कहे कि जो रिसोर्स हमारे पास है उसका अल्टरनेटिव यूजेस हैं. एक एग्जांपल फिर मैं देना चाहूँगा कि हमारे पास अगर एक लैंड है, लेट अस से आई हैव ए लैंड विथ मी, मेरे पास एक ज़मीन है, वो ज़मीन से मैं एक घर बना सकता हूँ, आई कैन हैव ए हाउस. मैं एक पॉन्ड बना सकता हूँ जहाँ पे मछली का खेती कर सकता हूँ. या तो थर्ड सपोज ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2 पॉन्ड करना, और नंबर 3 सपोज यहाँ पे मैं व्हीट कल्टीवेशन करूँगा, यहाँ पे मैं खेती करूँगा, तो यहाँ पे मुझे कुछ प्रोडक्शन करने का मौका मिलेगा, कुछ इनकम भी मिल सकता है. तो नाउ इट हैज़ गॉट डिफरेंट यूजेस. दिस इज कॉल्ड लैंड. एक रिसोर्स हो गया मेरे लिए, एंड लैंड को मैं 3 तरह
का यूज कर सकता हूँ। लर्न नाउ आई हैव टू अंडरस्टैंड बाय विच टाइप ऑफ यूज आई विल गेट मैक्सिमम बेनिफिट। तो ये एक प्रॉब्लम है। I have to understand that if I am cultivating the land, how much income I am going to get. If I am going for a house, construction of house, then how much income I will be getting. If I am renting the house to somebody, और मैं अगर एक यहाँ पे तालाब बनाता हूँ और वहाँ पे मछली का खेती करता हूँ तो उससे मुझे कितना फ़ायदा होगा। सो आई हैव टू फाइंड द बेस्ट ऑप्शन, देन ओनली आई कैन यूज़ माई रिसोर्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे। ठीक है, तो ये जो समस्या का हल हम करते हैं इसको ही कहा जाता है इकोनॉमिक्स। लिमिटेड रिसोर्स जिसका अल्टरनेटिव यूज है उसको यूज हम कैसे करें सो दैट हमारा जो नीड्स वांट्स रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो सके। दिस इज बेसिकली व्हाट इकोनॉमिक्स इज। आई होप यू अंडरस्टूड इट। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सो इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस कंसर्न चीफली विथ डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस ऑफ द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। तो कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होते हैं इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स मीन्स सम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड इन इकोनॉमिक। ओके, सो व्हाट आर दिस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़? प्रोडक्शन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कंजम्पशन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सो लाइक दिस देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, एंड दैट इज व्हाट इकोनॉमिक स्टडीज। नाउ एक एग्जाम्पल आपके सामने में रखना चाहता हूँ। देखिए हमारे पास रिसोर्सेस, एज आई टोल्ड यू वी हैव रिसोर्सेस। ठीक है, संसाधन जो कि नेचुरल भी है, मैन मेड भी है। एक घर मैन मेड रिसोर्स है, एक टेक्नोलॉजी मैन मेड रिसोर्स है, गाड़ी मैन मेड रिसोर्स है, इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो मैन मेड रिसोर्स। बट लैंड, वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स ये सब जो है नेचुरल रिसोर्सेस है। जो हम ये सब रिसोर्स का यूज करके क्या करते हैं, हम प्रोडक्शन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का। ठीक है, जो भी चीज़ हमारे लाइफ में हम यूज करते हैं उसका प्रोडक्शन होता है इंडस्ट्री में, फैक्ट्रीज में, एंड उसका प्रोडक्शन के लिए हम नेचुरल एंड मैन मेड रिसोर्स को यूज करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाला है कि प्रोडक्शन, जब भी कुछ चीज़ का प्रोडक्शन होता है, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो या टर्शियरी सेक्टर हो, एज यू नो देयर आर 3 सेक्टर्स। ओके, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। तो कोई भी सेक्टर में जो भी प्रोडक्शन होता है इट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट रिसोर्सेज। एंड जब भी कुछ प्रोडक्शन होता है उसके साथ साथ इनकम जनरेशन भी होता है, क्योंकि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर में प्रोडक्शन होता है। एंड प्रोडक्शन होता है कैसे? क्योंकि वहाँ पे हम रिसोर्स यूज करते हैं एंड कुछ लोग वहाँ पे काम करते हैं। द पीपल हु सप्लाई द रिसोर्सेज और द ह्यूमन रिसोर्स जो यूज करते हैं हम प्रोडक्शन प्रोसेस में, उससे उनको इनकम मिलता है। अगर मैं एक आदमी हूँ, मेरे पास लैंड है, मैंने लैंड दे दिया एक प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन करने के लिए और वो प्रोड्यूसर मुझे महीने महीने में भाड़ा दे रहा है, तो दैट इज़ वन टाइप ऑफ इनकम फॉर मी। ठीक है कि नहीं? उस तरह से प्रोडक्शन प्रोसेस से इनकम जनरेट होता है फॉर डिफरेंट पीपल हु आर एंगेज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। रिमेंबर दैट। एंड सेकेंड थिंग क्या होता है, जब भी प्रोडक्शन होता है तो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है एंड वही गुड्स एंड सर्विसेज को, सामान को, सेवाओं को हम मार्केट में सप्लाई करते हैं सो दैट द कंज्यूमर्स कैन परचेज देम एंड दे कैन फुलफिल देयर वांट्स, इजंट इट? तो एक बात आप ध्यान रखिए, जब भी प्रोडक्शन होता है तो जो चीज़ें होते हैं, एक तो इनकम जनरेशन होता है, सेकेंडली प्रोडक्ट जो प्रोडक्शन होता है उसको मार्केट में सप्लाई होता है कंज्यूमर्स के लिए। फिर जो इनकम जनरेट होता है प्रोडक्शन से, वो इनकम कहाँ खर्च होता है? वी स्पेंड दैट इनकम टू परचेज दीज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, मुझे इनकम मिला, मैं कुछ, आई एम ए टीचर, आई एम एंगेज इन टर्शियरी सेक्टर, आई एम टीचिंग स्टूडेंट्स, तो इससे मुझे कुछ इनकम मिल रहा है, वो इनकम मैं कैसे खर्च करूंगा? आई विल यूज दैट इनकम टू परचेज द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द मार्केट। मेरे जो ज़रूरत के सामान है उसको मैं खरीदने के लिए मार्केट से मेरा इनकम को खर्चा करूंगा। तो दैट इज हाउ वी स्पेंड आवर इनकम टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज टू फुलफिल आवर इट्स रिक्वायरमेंट्स। तो ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है इकोनॉमी का। तो ये जो प्रोडक्शन, रिसोर्स को हम लेके प्रोडक्शन किए, प्रोडक्शन से इनकम जनरेट हुआ, वही इनकम को हम फिर से खर्चा कर रहे हैं वो प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, हमारे नीड को फुलफिल करने के लिए, ये जो एंटायर सिस्टम है इसको कहा जाता है इकोनॉमी। दिस इज व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी कहने से हम ये समझते हैं इन ए सिंपल वे। ऐसा तो इकोनॉमी कहने से बहुत बड़ा कंसेप्ट है, मेनी एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड इन इकोनॉमी, बट this is basically what is the funda of economy. Okay,
चलिए आगे बढ़ते हैं। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स। देखिए इकोनॉमिक सिस्टम तो हमने समझा कि इकोनॉमी क्या है। इकोनॉमी मीन्स जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, कंजम्पशन होता है, रिसोर्स का यूज होता है, वांट्स फुलफिल करने के लिए हम कोशिश करते हैं, तो दिस इज व्हाट आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ओके, बट ये जो इकोनॉमिक सिस्टम है इट इज़ ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो पहला जो टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम है वो है कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं। रिमेंबर, कैपिटलिस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी का कुछ फीचर्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। व्हाट इज ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी वेयर देयर इज प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जहाँ पे ज़्यादातर रिसोर्सेस जो है वो प्राइवेट इंडिविजुअल का ओनरशिप में रहता है। गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेस नहीं रहता है। ओनर ऑफ रिसोर्सेस आर प्राइवेट पर्सन्स। ओके, सेकेंड, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो भी प्रोडक्शन होता है, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, वट एवर एक्टिविटीज कैरिड आउट इन ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, द मेन इंटेंशन इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा करना। दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। नेक्स्ट, इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हम लोगों में इनकम एंड वेल्थ का इनइक्वालिटी देखते हैं। सभी लोगों के पास सेम लेवल का इनकम नहीं होता है। देयर आर मेनी पीपल हु डू नॉट हैव वेरी हाई, दोज हु हैव वेरी लेस इनकम, एंड बहुत कम लोग होते हैं जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा इनकम रहता है। सो देयर इज़ अ बिग गैप इन द इनकम एंड वेल्थ एमंग द पीपल इन द सोसाइटी इन ए कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। लेसेज फेयर इकोनॉमी। लेसेज फेयर का अर्थ होता है कि गवर्नमेंट का कम से कम इंटरफेरेंस रहना इन द इकोनॉमिक मैटर्स। क्या प्रोडक्शन होगा, कैसे प्रोडक्शन होगा, किसको सेल किया जाएगा, कितना टैक्स रखा जाएगा, कितना प्रॉफिट रखा जाएगा, ऑल दीज आर डिसाइडेड नॉट बाय द गवर्नमेंट बट बाय द प्रोड्यूसर्स, बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो इस दैट इज कॉल्ड लेस इज फेयर। जितना कम इंटरफियर करे गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक मैटर्स इट इज बेटर। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। सो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी बिलीव्स इन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इट बिलीव्स इन प्राइवेट ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेस, इट बिलीव्स इन लिमिटेड और द लीस्ट intervention of the government in economic affairs or matters. Next, socialistic economy. So socialistic economy is just the opposite of this capitalistic economy. It is not a private sector promoting economy. It is an economy which is planned one, जहाँ पे हम प्लानिंग करते हैं कि क्या प्रोडक्शन होगा, कितना प्रोडक्शन होगा, किसके लिए प्रोडक्शन होगा, ठीक है कि नहीं, कितना प्रॉफिट रखा जाएगा मैक्सिमम, ये सब चीज़ों को प्लान किया जाता है, डिसाइड किया जाता है। एंड रिमेंबर, इट इज़ फॉर द सोशल वेलफेयर। सोशलिस्टिक इकोनॉमी का ऑब्जेक्टिव नहीं है प्रॉफिट कमाना, इसका ऑब्जेक्टिव है सोसाइटी को बेनिफिट देना, सभी लोगों का ज़रूरतों को फुलफिल करना इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टैंडर्ड ऑफ इनकम। चाहे वो गरीब हो, रिच हो, धनी आदमी हो, सभी लोगों का नीड फुलफिल होना चाहिए। दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशलिस्टिक इकोनॉमी। नेक्स्ट, पब्लिक ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रीज। यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करता है, अपने पास मेजर इंडस्ट्रीज को रखता है एंड सभी रिसोर्स का ओनर कौन होता है, गवर्नमेंट होता है। सो दैट द रिसोर्सेज कुड नॉट बी एक्सप्लॉइटेड बाय द प्राइवेट पर्सन्स फॉर देयर ओन बेनिफिट। इसके लिए गवर्नमेंट अपने पास रिसोर्सेज को ओनरशिप में रखता है। नेक्स्ट इज प्राइवेट फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। गवर्नमेंट ये हमेशा कोशिश करता है सोशलिस्टिक इकोनॉमी में कि जो भी इनकम जनरेट होता है कंट्री में, हाउ द इनकम विल बी प्रॉपरली एंड फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल इन द कंट्री। लोगों के पास इनकम का हिस्सा जो है सही तरीका से कैसे सबके पास पहुंचेगा, सबका विकास होगा, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशलिस्टिक इकोनॉमी। ओके, द थर्ड वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी होता क्या है, जहाँ पे हम सोशलिस्टिक इकोनॉमी एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी दोनों टाइप का इकोनॉमी का फीचर हमको मिलता है। इसका मतलब यहाँ पे हम प्राइवेट सेक्टर भी देखते हैं, पब्लिक सेक्टर भी देखते हैं। प्राइवेट कंपनीज भी होगा, पब्लिक सेक्टर का कंपनीज, गवर्नमेंट का अपना कंपनी होगा, प्राइवेट। जैसे हमारे इंडिया में सपोज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रौरकला स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट, ये सब कुछ स्टील प्लांट्स है जो कि गवर्नमेंट के अंडर में है। उसी तरह से इंडिया में ऐसे भी मित्तल स्टील प्लांट, जिंदल स्टील प्लांट,
टाटा स्टील प्लांट, ये कुछ स्टील प्लांट है जो कि प्राइवेट सेक्टर में भी है। तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर दोनों को हम देख सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड ए मिक्स्ड इकोनॉमी वेयर वी वांट टू प्रमोट बोथ प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर। एंड मिक्स्ड इकोनॉमी का ऑब्जेक्टिव नॉट ओनली प्रॉफिट बट ऑल्सो वेलफेयर, हम प्रॉफिट हमको चाहिए एंड वेलफेयर भी चाहिए, एंड वेलफेयर को हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट। दिस इज अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इस तरह का इकोनॉमी इंडिया फॉलो करता है। सो इंडिया इज हैविंग ए मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम। अभी हम देखेंगे कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, उसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, उसको हम थोड़ा सा ब्रीफली चर्चा करेंगे। स्टैटिस्टिक्स इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स का एक अंग है, ब्रांच है, एंड इट डील्स विथ कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ मासेस ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। डेटा का अर्थ होता है इंफॉर्मेशन, रिमेंबर डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन इन न्यूमेरिकल फॉर्म। तो स्टैटिस्टिक्स जो है वो कौन कौन सा चीज़ों के साथ डील करता है, कलेक्शन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा एंड प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। दैट इज द बेसिक एम ऑफ स्टैटिस्टिक्स। There was a very famous American statistician and economist called Horace Sechrist, and he gave a very useful and appropriate definition of statistics. तो Horace Sechrist ने कहा कि statistics means aggregates of facts affected to marked extent by multiplicity of causes, numerically expressed, enumerated or estimated according to a reasonable standard of accuracy, collected in a systematic manner for a predetermined purpose and placed in relation to each other। ये एक लंबा डेफिनेशन है, बट ये डेफिनेशन में आपको स्टैटिस्टिक्स का हर एक स्टेप्स मिलेगा। ओके, वट एवर स्टैटिस्टिक्स डज, वट एवर स्टैटिस्टिक्स डील्स विथ, विल गेट ऑल दिस इन दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन। तो ये डेफिनेशन हम ब्रीफली एनालाइज करेंगे। तो होरेस सेक्रिस्ट ने कहा कि स्टैटिस्टिक्स कंसिस्ट्स ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स? एग्रीगेट्स मतलब टोटल, एग्रीगेट्स मीन्स ए नंबर ऑफ डेटा। कोई सिंगल इंफॉर्मेशन स्टैटिस्टिक्स नहीं हो सकता है, ठीक है, रिमेंबर इट मीन्स नॉट नो सिंगल इंफॉर्मेशन कैन बी स्टैटिस्टिक्स। अगर मैं कहूँ एक बच्चा का मैथमेटिक्स में 50 मार्क आया, सो दिस इज एन इंफॉर्मेशन बट दैट कैन नॉट बी स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। अगर मैं बोलूँ 10 बच्चों का मैथमेटिक्स में ये मार्क रहा, तो दैट कैन बी स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि ये मार्क को मैं कंपेयर कर सकता हूँ, मीन निकाल सकता हूँ, मीडियन निकाल सकता हूँ। सो दिस इज व्हाट स्टैटिस्टिक्स इज एग्जैक्टली। तो स्टैटिस्टिक्स मीन्स नंबर ऑफ फैक्ट्स, एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स, फैक्ट, ओके, एंड इट शुड बी नंबर, नॉट ए सिंगुलर, नॉट ए सिंगल फैक्ट कैन बी स्टैटिस्टिक्स। Similarly, statistics means it is the facts which are affected by multiplicity of causes। जो भी फैक्ट, जो भी डेटा हम कलेक्ट करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं, मैं अगर कहूँ कि पंजाब में व्हीट का कल्टीवेशन इतना रहा, सपोज लेट मी से दैट इन पंजाब दिस ईयर द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट वाज 100 मिलियन टन्स। तो ये एक डेटा है, 100 मिलियन टन एक न्यूमेरिकल डेटा है, ये मुझे इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन पंजाब। बट मुझे ये समझना है कि जो 100 मिलियन टन व्हीट प्रोडक्शन हुआ पंजाब में, इज इट बिकॉज ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन? क्या पंजाब का खाली सोहेल अच्छा है इसके लिए प्रोडक्शन हो गया, या तो पंजाब में लोग ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, दैट इज वाई प्रोडक्शन वाज सो हाई इन पंजाब? नो। स्टैटिस्टिक्स में जो भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं, हमको ये समझना है कि वट एवर फिगर एंड फैक्ट वी कलेक्ट इन एज डेटा इन स्टैटिस्टिक्स, दे आर अफेक्टेड बाय मेनी कजेस। पंजाब में व्हीट कल्टीवेशन इतना ज़्यादा होने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। वहाँ का क्लाइमेट अच्छा हो सकता है, वहाँ का टेक्नोलॉजी अच्छा हो सकता है, वहाँ का सॉइल अच्छा हो सकता है। सो देयर कुड बी मेनी रीजन्स। तो उसी तरह से स्टैटिस्टिकल डेटा जो भी हम कलेक्ट करते हैं, उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं ऑफ द फैक्ट्स। उनका जो फिगर है, क्यों फिगर इतना है, क्यों फिगर कम है। अगर एक स्कूल का रिजल्ट कम है परसेंटेज में, सपोज एक स्कूल का टोटल रिजल्ट 45% है, तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है कि नहीं? तो दैट इज कॉल्ड द स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स आर अफेक्टेड बाय मेनी कॉजेस, नॉट बाय एनी सिंगल कॉज। थर्ड वन इज
इट शुड बी न्यूमेरिकल एक्सप्रेस्ड। जो भी डेटा हम कलेक्ट करते हैं उसको हम न्यूमेरिक फॉर्म में, फिगर में हमको लिखना है। ओके, वी कैनॉट टेल इट इन वर्ड्स लाइक सपोज आई से द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज वेरी हाई, बहुत ज़्यादा एक नंबर नहीं है, ये क्वालिटी दिखाता है कि बहुत ज़्यादा है, बट एग्जैक्टली वी नीड नंबर। हाँ, मैं अगर बोलूँ इंडिया का पॉपुलेशन 130 करोड़ है, देन इट इज़ यूजफुल इन स्टैटिस्टिक्स। वी नीड नंबर्स इन स्टैटिस्टिक्स, विदाउट नंबर्स वी कैनॉट यूज स्टैटिस्टिकल टूल्स, सो बी श्योर ऑफ दैट। Then in the definition we find that whatever data we are collecting, they must be enumerated and estimated accurately। हम डेटा को जब हम कलेक्शन करते हैं उसका प्रॉपर एस्टिमेशन होना चाहिए, प्रॉपर एनुमरेशन मतलब उसको हम प्रॉपरली लिखना चाहिए, मेंशन करना चाहिए, एंड प्रॉपर तरीका से उसका कलेक्शन भी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम एक यहाँ पे लिखा है स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स मस्ट बी एस्टिमेटेड एंड एनुमरेटेड अकॉर्डिंग टू ए रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड पर्पस ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। हम क्यों डेटा कलेक्शन करते हैं, किस चीज़ का डेटा कलेक्शन करते हैं, तो वी हैव टू मेंटेन एटलीस्ट स्टैंडर्ड एक्यूरेसी। हम हपाजड वे में व्हिम्सिकली डेटा को कलेक्ट नहीं कर सकते। हम केयरलेस अगर डेटा कलेक्ट करते हैं एंड एस्टिमेशन करते हैं गलत तरीके से, तो हमको गलत इंफॉर्मेशन मिलेगा। यहाँ पे एक एग्जांपल है, अगर हम बिल्डिंग का हाइट का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो बिल्डिंग का हाइट मेजरमेंट करने के लिए हम मीटर का यूज कर सकते हैं कि एक बिल्डिंग का हाइट कितना मीटर्स है। वहाँ पे अगर बिल्डिंग का हाइट कम सेंटीमीटर या तो मिलीमीटर यूज करेंगे तो दिस विल बी वेरी मच वेयर्ड एंड वेरी मच इलॉजिकल, इससे बहुत सारी तकलीफें होंगी, ये सुन लो। सिमिलरली अगर हम एक ईंट का हाइट कितना है, ईंट का वेट कितना है, ईंट का जो लेंथ कितना है मेजरमेंट करते हैं, हियर वी कैन यूज सेंटीमीटर इंस्टेड ऑफ मीटर्स। ठीक है, ईंट इज जो ब्रिक है, ब्रिक्स आर कंपैरेटिवली स्मॉलर। ओके, तो स्मॉलर यूनिट के लिए हम स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए हम स्मॉलर यूनिट यूज करेंगे, बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए बड़ा यूनिट यूज करेंगे। जैसे हम एक आदमी का वेट का डेटा हमको लेना है, एक क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों का वेट कितना है मैं जानना चाहता हूँ, तो व्हाट विल बी द राइट मेजरमेंट, व्हाट विल बी द राइट यूनिट टू फाइंड आउट द वेट्स ऑफ द स्टूडेंट्स, तो इट इज़ किलोग्राम ऑब्वियसली। तो बच्चों का वेट को मैं किलोग्राम में मेजरमेंट करूंगा। अगर मैं बच्चों का वेट को टन में मेजरमेंट करूंगा तो मुझे गलत इंफॉर्मेशन मिलेगा। गलत भी हो सकता है, बच्चों का वेट अगर मैं कलेक्ट करता हूँ टन्स में, क्विंटल्स में, तो ये गलत हो जाएगा। बट इफ आई measure the weight in kilogram, that will give me better results, एक्यूरेसी मेंटेन हो सकता है। उसी तरह से अगर हम फूड प्रोडक्शन ऑफ स्टेट हम मेजरमेंट करते हैं तो वहाँ पे हम किलोग्राम के हटा के हम क्विंटल का यूज कर सकते हैं, मेट्रिक टन को यूज कर सकते हैं। तो जितना बड़ा यूनिट होगा हम उतना बड़ा यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज करेंगे, स्टैंडर्ड यूनिट यूज करेंगे। जो छोटा चीज़ होगा उसके लिए हम स्मॉलर units of measurement use करेंगे for estimation of the data, right? Next is statistical data should be collected in a systematic manner. Be sure this is a very important step. अगर हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ, प्रॉपर प्रोसीड्योर में हमको उसको कलेक्ट करना है, नहीं तो क्या होगा, हम गलत आदमी से गलत डेटा कलेक्ट करेंगे जो कि हमारा पर्पस को सॉल्व नहीं करेगा, एंड वी विल बी सिंपली वेस्टिंग टाइम, एनर्जी एंड मनी। ओके, that's why when we collect statistical data we have to make a plan, we have to make a proper strategy for collecting data in the correct manner. Okay, next, statistical data should be collected for a predetermined purpose. हम डेटा क्यों कलेक्ट करते हैं? इंडिया का जो सेंसस होता है एवरी 10 ईयर इंडिया में सेंसस होता है, पॉपुलेशन काउंटिंग होता है इन एवरी 10 ईयर्स। लास्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन 2011 एंड द next year, that is in 2021, the next census data will be published. तो ये जो population counting होता है, it is also one type of statistical data, collection of data. कितने लोग हैं कंट्री में, मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं, कितने बच्चे हैं, कितने स्कूल जाते हैं, कितने लिटरेट हैं, कितने इलिटरेट हैं, ये जो डेटा हम पूरा कंट्री के बारे में कलेक्ट करते हैं, दिस इज कॉल्ड सेंसस। तो सेंसस डेटा कलेक्शन क्यों किया जाता है, उसके पीछे कुछ रीज़न है, कुछ पर्पस है, कुछ इंटेंशन है कि नहीं है? ऑब्वियसली है। हम ये जानना चाहते हैं कि पॉपुलेशन कितना बढ़ रहा है इंडिया का, कितने बच्चे अभी स्कूल जा रहे हैं कंपेयर टू लास्ट ईयर, हमको कितने स्कूलों की ज़रूरत है सब बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के लिए, कितने
फीमेल्स कितने, मेल्स हैं। तो ये सब इंफॉर्मेशन हम इसलिए कलेक्ट करते हैं कि उन सो दैट वी कैन मेक प्रॉपर प्लानिंग इन कमिंग ईयर्स टू फाइंड आउट बेटर सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दीज एरियाज। ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो डेटा कलेक्शन करने के पीछे एक पर्टिकुलर रीजन्स रहता है, एक पर्पस रहता है। कोई फालतू में ऐसे विदाउट एनी रीज़न वी डू नॉट गो फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा जब हम कलेक्ट करते हैं उसके पीछे हमारा पर्पस होना चाहिए कि मैं ये डेटा इसलिए कलेक्ट करता हूँ, राइट। नेक्स्ट इज इट शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। जो भी डेटा हम कलेक्ट करते हैं वो कंपेरेबल होना चाहिए। अंडरस्टैंड, इंडिया में पॉपुलेशन का डेटा हमने लिया, इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा लिया, इंडिया का इनकम, एवरेज इनकम ऑफ द पीपल, उसका भी डेटा हमने कलेक्ट किया। ठीक है कि नहीं, पॉपुलेशन, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। तो ये तीनों को हम जैसे कंपेयर कर सकते हैं, वी शुड बी एबल टू कंपेयर दिस कि पॉपुलेशन पहले कितना था, पहले अनएम्प्लॉयमेंट कितना था, पहले इनकम कितना था लोगों का, फिर नेक्स्ट में अभी पॉपुलेशन कितना है, अभी अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, नाउ व्हाट इज द इनकम ऑफ द पीपल। सो दिस शुड बी कंपेरेबल टू ईच अदर। हम वी शुड बी इन ए पोजिशन टू कंपेयर द फिगर्स एंड फैक्ट्स सो दैट वी कैन मेक प्रॉपर प्लानिंग एंड प्रॉपर व्हाट यू नो प्रॉपर स्टेप्स हम ले सकते हैं। जो भी हमको डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए उसको अचीव करने के लिए हम अगर प्रॉपर तरीके से उसको सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे पास कंपैरिजन का स्कोप होना चाहिए। अगर हम जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं दे आर नॉट कंपेरेबल देन इट इज़ मीनिंगलेस फॉर स्टैटिस्टिक्स। ओके, तो ये था जो यस सो मेजर एरियाज ऑफ स्टैटिस्टिक्स और यू कैन से एनालिसिस ऑफ द डेफिनेशन ऑफ होरेस सेक्रिस्ट अबाउट स्टैटिस्टिक्स। मैं अभी आपके सामने स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग इन सिंगुलर सेंस एंड प्लूरल सेंस। देखिए, स्टैटिस्टिक्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। एक तो सिंगुलर सेंस में उसका मीनिंग क्या है, प्लूरल सेंस में मीनिंग क्या है। इट्स वेरी सिंपल। प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स मीन्स इंफॉर्मेशन, इट्स सिंपली डेटा। जो इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं दैट डेटा इज स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। बट सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स मीन्स टेक्निक्स एंड मेथड्स। जितने भी टेक्निक्स मेथड्स हम यूज करते हैं स्टैटिस्टिक्स में, अलग अलग मेथड, कलेक्शन, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, प्रेजेंटेशन, ये जो अलग अलग टेक्निक हम यूज करते हैं दिस इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। हालांकि सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों कनेक्टेड है बट थोड़ा सा डिफरेंस है। तो टोटल डेटा को हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस, बट वही डेटा को कलेक्ट करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए जो जो स्टेप्स, टूल्स हम यूज करते हैं उसको कहा जाता है स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। तो स्टैटिस्टिक्स इज लाइक रॉ मटेरियल इन प्लूरल सेंस। स्टैटिस्टिक्स इज लाइक रॉ मटेरियल मीन्स डेटा जो हमारे पास है, जो इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं उसको हम प्रोसेस करेंगे, कलेक्ट करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, एनालिसिस करेंगे। बट सबसे इम्पोर्टेंट है डेटा। अगर हमारे पास डेटा ही नहीं है तो क्या, हाउ कैन वी मेजर, हाउ कैन वी प्रेजेंट, हाउ कैन वी एनालाइज इट। तो डेटा इज लाइक व्हाट, रॉ मटेरियल। वो रॉ मटेरियल को जब हम प्रोसेस करते हैं बाय अप्लाइंग डिफरेंट टूल्स, हमने डेटा को लिया, डायग्राम बनाया, डेटा को लिया, मीन निकाला, मीडियन निकाला, डेटा को हमने प्रेजेंट किया, डेटा को एनालिसिस किया, एक कंक्लूजन में हम अराइव किए। तो ये जो टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करते हैं टू प्रोसेस द डेटा, वो टूल्स एंड टेक्निक्स को कहा जाता है सिंगुलर स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। दैट इज स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस एंड इन सिंगुलर सेंस। सो नाउ कुछ इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया जो कि स्टैटिस्टिकल डेटा यूज करते हैं टू कंडक्ट देयर सर्वे, टू पब्लिश देयर रिजल्ट, एंड उनका काम के लिए स्टैटिस्टिकल डेटा बहुत ज़रूरी है। उस तरह का कुछ इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस का नाम मैं आपके सामने रखता हूँ जस्ट फॉर योर नॉलेज। तो पहला है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO which is under Ministry of Planning and Program in New Delhi. Second है National Sample Survey Organization NSSO. In coming classes will be discussing more about it. तो ये भी न्यू दिल्ली में है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया RGI, it is in New Delhi. Labor Bureau, that is in Simla and Chandigarh. Department of Economic Analysis and Policy, Reserve Bank of India, it is in Mumbai.
headquarter, Directorate General of Employment and Training, it is under Ministry of Labor in New Delhi, Ministry of Food Processing Industries in New Delhi, and National Dairy Development Board, that is in Anand in Gujarat. So these are some of the important organizations in India which use statistical data. ठीक है, तो ये था some information, basic information about statistics and economics. In our coming classes, coming videos, I will be sharing with you some more details about statistics, more tools and techniques which are used in statistics. So we will be going deep into the subject statistics in a better way and proper way. Okay, till then, take care, stay healthy, stay well. Thank you.